ये पिक्चर देखो जो स्क्रीन पे शो हो रहा है। हालांकि मुझे इस पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि ये आपके रटने वाला पार्ट है, पर फिर भी बता देता हूँ क्या आपको पढ़ना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको इस साइड पे देखो, यहाँ पे इस समय जियोलॉजिकल जो टाइम स्केल है वो दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें से आपके इरा और पीरियड्स वगैरह इसमें है। तो इनको सबको देख लेना और इसमें स्पेशली देखना जैसे ये दिया हुआ है आपका, ठीक है, क्लोरोफाइटी एंसेस्टर से ट्रैकियोफाइटी, राइना टाइप, साइलोफाइटॉन, ठीक है। फिर एक तरफ आपके ये जो है क्या कहते हैं, जस्ट अ मिनट, प्रोजिम्नोस्पर्म, सीड फर्न्स। तो इनको आप एक बार देख लेना, ठीक है, एक बार देख लेना। इससे ज्यादा आपको नहीं देखना। जैसे ये एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ठीक है, ये क्वार्टनरी उस पे बेसिकली जो है पूरी तरह से डोमिनेंट स्टेज पे है। डाइकोटिलेडन की ओरिजिन कब हो रही है, मोनोकोटिलेडन की ओरिजिन कब हो रही है, ठीक है। हो सकता है कि इतना पार्ट ही वो आपको दे दें और उसमें बोलें कि ये ABCDE करके इसको सेट कर दो। जैसे इसको A दे रहा है, इसको B दे रहा है, इसको CDE। तो इस तरह से आप जरा सा इसको 3 4 5 बार जो है इसको रिवीजन कर लेना, तो ये आपको दिमाग में आ जाएगा। अभी तक इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से नहीं बने हैं, तो माइट भी चांसेस कि बना सकता है। एक और तरीका है क्वेश्चन बनाने का कि ये वाला पार्ट उठा ले, ये वाला पार्ट उठा ले कि जो डेवलपमेंट है, देखो पहले ये बेसिकली स्टार्टिंग में ब्रायोफाइट्स होंगे, फिर टेरिडोफाइट्स हैं, फिर जिम्नोस्पर्म है, कुछ इस तरह से बेसिकली कुछ प्लांट है, फिर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं आपके। तो ये भी इस तरह से भी अरेंजमेंट उठा सकता है। तो इसको आप एक बार देख लेना, ठीक है, एक बार ये देख लेना आप। ये यहाँ पे एक पिक्चर है आपका जो रिप्रेजेंटेटिव एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ वर्टिब्रेट्स थ्रू जियोग्राफिकल पीरियड्स, ठीक है। तो ये जो जियोग्राफिकल पीरियड्स हैं इधर की तरफ दिए हैं, तो यहाँ पे बता रहा है कि कितने मिलियन ईयर्स एगो है बेसिकली ये अर्ली रेप्टाइल्स हैं। अर्ली रेप्टाइल से जो है क्या कहते हैं, ये इस तरह से साइनाप्सिड्स और सरोप्सिड्स बेसिकली एराइज हुए हैं, ठीक है। तो ये आपके दिमाग में इस तरह से होना चाहिए कि कौन कौन से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ये भी पूछ सकता है इसमें से कौन सा एक्सटिंक्ट है, कौन सा एक्सटिंक्ट नहीं है। तो जैसे ये आपका अर्ली रेप्टाइल्स जो है बेसिकली एक्सटिंक्ट हो चुका है। ये पेलाइको सॉर्स, थीकोडोंट्स, ये सब बेसिकली ये सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इसमें ये सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और यहाँ वाले ये एक्सटिंक्ट नहीं है, ये प्रेजेंट है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बना सकता है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो दिमाग में रखना है आप। हेलो, मेरी यस बात सर। सुन रहे मेरी बात सुन रहे हो? कितने, 3 बच्चे हैं अभी? यस चलो सर। ठीक। तो अब आप आ जाओ यहाँ पे जहां पे मैंने छोड़ा था आपको, पेज नंबर 140, ठीक है, का सेकंड पैराग्राफ। यहाँ पे लिखा द फर्स्ट मैमल्स वर लाइक श्रीव्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फर्स्ट मैमल था वो किसकी तरह था, श्रीव्स की तरह था। देयर फॉसिल्स आर स्मॉल साइज, mammals were viviparous and protected their unborn young inside the mother's body, ठीक है। तो इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो फर्स्ट है, द फर्स्ट mammals were like shrews, ठीक है। स्मॉल साइज के फॉसिल्स मिले हैं उनके, क्योंकि the mammals were more intelligent in sensing and avoiding danger. At least when reptiles came down, mammals took over this earth. There were in South America mammals resembling horse, hippopotamus, deer, rabbits. Due to conventional drift, when South America joined North America, these animals were overridden by North American fauna. Due to the same continental drift, pouched animals of Australia survived because lack of competition from any other animal. अब इस वाले पॉइंट को आप ध्यान में रखना।
कौन सा पॉइंट? ये जहां से लिखा है व्हेन रेप्टाइल केम डाउन मैमल्स टूक ओवर दिस अर्थ, ठीक है। देयर वर इन साउथ अमेरिका मैमल्स रिजेंबलिंग हार्स जैसे थे, हिप्पोपोटामस, रैबिट एंड बेयर जैसे थे। इसके बाद लिखा ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट when South America joined North America, these animals were overridden by North American fauna. Due to the same continental drift, pouched animals of Australia survived because of the lack of competition from any other mammal. तो ये लास्ट वाली जो लाइन है इसको ध्यान में रखें कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से जो पाउच्ड एनिमल्स थे, मैमल्स थे स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में, वो सरवाइव कर गए ड्यू टू लैक ऑफ कंपटीशन, ठीक है। Lest we forget some mammals like holy in water, whales, dolphins, seals and sea cows are some examples, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स के बारे में यहाँ तो मुझे नहीं लगता है कि आपको एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स कुछ दिया है, नहीं यहाँ तो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, एलिफेंट, डॉग्स आर स्पेशल स्टोरीज ऑफ एवोल्यूशन। पहले एक्चुअली एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स हुआ करता था एनसीईआरटी में, तो कई बार क्वेश्चन दे देते हैं, मतलब क्वेश्चन जब आप देखते हो बेसिकली कॉम्पिटिटिव बुक्स में, तो वहां पे एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स का क्वेश्चन मिल जाता, तो घबराना मत, वहां से क्वेश्चन आना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये पार्ट नहीं है इसका। रफ स्केच ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म, their times on a geographical scales are indicated in figure 7.9 and 7.10। तो एक रफ स्केल यहाँ पे बेसिकली क्या है दिखाया गया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप एक बार देख लेना। इसमें जो पीरियड्स हैं जैसे ये सिल्यूरियन, डिओनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्राइएसिक, जुरासिक, क्रेटेशियस, ठीक है। तो इनका भी एक बार अरेंजमेंट देख लेना कि सबसे पहले सिल्यूरियन है, फिर डिओनियन आया, फिर कार्बोनिफेरस आया, फिर पर्मियन, फिर ट्राइएसिक, फिर जुरासिक, ठीक है। तो ये आपका इतना पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ बचा है ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन, ठीक है, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन। तो आप इसमें पहला पैराग्राफ देखो, अबाउट 15 मिलियन ईयर्स अगो प्राइमेट्स कॉल्ड ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस वर एग्जिस्टिंग, ठीक है। दे वर हेयरी एंड वॉक्ड लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजी, ठीक है। तो जो एवोल्यूशन है मैन का वो कितने साल पहले है? अप्रोक्सीमेटली 15 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। और जो प्राइमेट्स आए उनका नाम क्या था? ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस। तो ये आप ध्यान में रखना कि जो ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस थे ये सबसे पहले मैन जो है सबसे पहले मैन थे 15 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। इनके बॉडी में हेयर्स थे, ये गोरिल्ला की तरह चलते थे, गोरिल्ला एंड चिंपैंजी की तरह, ठीक है। रामापिथेकस वाज मोर मैन लाइक। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रामापिथेकस जो है ज्यादा किससे सिमिलर था? मोर मैन लाइक था, गोरिल्ला लाइक था, चिंपैंजी लाइक था? तो यहाँ पे बहुत स्पष्ट लिखा है कि रामापिथेकस वाज मोर मैन लाइक व्हाइल ड्रायोपिथेकस वाज मोर एप लाइक, ठीक है। तो ये इसको अंडरलाइन कर लो, इसको याद कर लेना, ठीक है। Few fossils of a man-like bones have been discovered in Ethiopia and Tanzania. These reveals hominid feature leading to the belief that about 3 to 4 million years ago, man-like primates walked in Eastern Africa, ठीक है। They were probably not taller than 4 feet, but walked upright, ठीक है। तो ये बेसिकली होमिनिड फीचर्स लाइक जो है क्या कहते हैं, कुछ प्राइमेट्स थे मैन लाइक प्राइमेट्स जो 3 to 4 मिलियन ईयर्स एगो ईस्टर्न अफ्रीका पे मिले हैं, ठीक है, जिनकी लंबाई, जिनकी हाइट ज्यादा नहीं थी और वो अपराइट चलते थे, ठीक है। 2 मिलियन ईयर्स एगो ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रोबेबली लिव्ड इन ईस्टर्न अफ्रीकन ग्रासलैंड्स, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना कि 2 मिलियन ईयर एगो ऑस्ट्रेलोपिथेकस पिथेकस नहीं है, ऑस्ट्रेलोपिथेसेंस, ठीक है, वो मिला। एविडेंस शोज दे हंटेड विद स्टोन। तो ऑस्ट्रेलोपिथेसेंस जो थे वो किससे हंट करते थे? स्टोन से, ठीक है। बट एसेंशियली एट फ्रूट, ज्यादातर ये क्या खाते थे? फ्रूट्स पे डिपेंडेंट थे। ये सब लाइनें बच्चे, ये एक एक लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है कि ये क्या शिकार करते थे और ये क्या मतलब इनका डिपेंडेंसी किस पे ज्यादा थी? तो ज्यादातर बेसिकली फ्रूट्स खाते थे। Some of the bones among the bones discovered were different.
This creature was called the first human-like being, the hominid, and was called Homo habilis. तो जो सबसे पहला ह्यूमन लाइक बेसिकली जो जो है मैन पाया गया है ह्यूमन लाइक बेसिकली, वो था होमो हैबिलिस। ठीक है, इसकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो 650 to 800 सीसी थी। ठीक है, दे प्रोबेबली डिडंट ईट मीट, ये जहां तक मीट नहीं खाते थे, जो एविडेंसेस शो करते हैं। Fossils discovered in Java in 1891 revealed the next stage, that is Homo erectus। तो कई बार वो पूछ लेता है अरेंजमेंट, तो सबसे पहले कौन सा आया है? होमो हैबिलिस। इसके बाद कौन सा आया? होमो इरेक्टस। तो होमो इरेक्टस इसमें दिया हुआ है कि 1.5 मिलियन ईयर्स अगो आया। ये सब पूछे गए हैं बच्चे क्वेश्चन, तो इनको याद रखना कि होमो हैबिलिस पहले आया, फिर होमो इरेक्टस आया। ठीक है, होमो इरेक्टस हैड अ लार्ज ब्रेन अराउंड 900 सीसी। इसकी जो ब्रेन कैपेसिटी है वो भी पूछता है, तो ब्रेन कैपेसिटी सब नोट डाउन कर लो एक उस पे, एक जो है या एनसीईआरटी पे ही नोट डाउन कर लो कि जो हैबिलिस है उसकी ब्रेन कैपेसिटी कितनी है, उसके बाद जो इरेक्टस आया उसकी ब्रेन कैपेसिटी कितनी है, कितने साल पहले आए जो है, इनको भी याद करना पड़ेगा। होमो इरेक्टस हैड अ लार्ज ब्रेन अराउंड 900 सीसी, होमो इरेक्टस प्रोबेबली एट मीट। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कौन सा बेसिकली मीट खाता था, कौन सा नहीं खाता था। तो ये सब आप कॉलम वाइज क्रिएट करो। ठीक है, द निएंडरथल मैन विद द ब्रेन साइज ऑफ 1400 cc lived in near East and Central Asia between 1 million years ago to 40,000 years back। ठीक है, मतलब 1 लाख से 40,000 साल पहले निएंडरथल मैन जो कि होमो इरेक्टस के बाद आया, उसके ब्रेन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा थी, 1400 cc थी। ठीक है, और दे यूज्ड हाइड्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड बरीड देयर डेड। ठीक है, ये लोग अपने बॉडी को हाइड करते हुए होते थे, और जो है जो बेसिकली डेड जो है हो जाते थे उनको बरीड करते थे, दफनाते थे। इनको इतना नॉलेज था, इतनी समझ थी। ठीक है, इसके बाद निएंडरथल के बाद आया होमो सैपियंस। ठीक है, कहाँ पे देखा गया? अफ्रीका एंड मूव अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स एंड डेवलप इनटू डिस्टिंक्ट रेसेस। होमो सैपियंस की डिफरेंट रेसेस पे जो है बनी। ड्यूरिंग आइस एज के दौरान बिटवीन 75,000 to 10,000 years ago, modern Homo sapiens arose. Prehistoric cave art developed about 18,000 years ago. Agriculture came around 10,000 years back, and human settlements started. The rest of what happened is the part of human history of growth and decline of civilizations। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप सब याद रखना बच्चे। ह्यूमन ये जो एक 10 to 15 लाइन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप्ड फ्रॉम 18,000 years ago। ये भी याद रखना कि जो प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप्ड थी वो 18,000 ago डेवलप हुई। ठीक है, तो ये आपका एवोल्यूशन जितना था मैंने कवर कर दिया है, इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं आना है, मत पढ़ना। जितना आपके पास में एनसीईआरटी में है वो पढ़ो आप, तो आपका ये चैप्टर भी खत्म। ठीक है, सर इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? क्या बच्चे? सर इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो बच्चे ये एक्चुअली ना, ये चैप्टर्स आपको यहाँ बहुत कुछ समझाने वाला है नहीं, सिर्फ बताना है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ठीक है, तो आप अंडरलाइन करते चले जाओ। अब आपका सिलेबस ऑलमोस्ट फिनिश है, ये मान के चलो कि ये सिलेबस आपका ओवर हो चुका है। तो अभी तक आपने कितना पढ़ लिया है? अपनी तरफ से मैं तो पढ़ा ही रहा हूं। अपनी तरफ से जो मैंने पढ़ा दिए वो सारे चैप्टर पढ़ लिए हो कि नहीं? यस सर। ओके, तो क्योंकि मैंने वो सारी चीजें कवर की हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आना, स्टिल यू हैव टू रीड एनसीईआरटी। ठीक है, और कई बार रीड करना है, एक बार रीड करने से कुछ याद नहीं रहता है। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी रीड तो करनी ही पड़ेगी, उसका कोई वो नहीं है। अब ये स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन मुझे अभी ट्राई करना है कि अभी खत्म हो जाए एक्स्ट्रा पीरियड में।
तो इसके बाद फिर हमारे पास छोटे छोटे चैप्टर्स बचेंगे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर और फॉर इकोलॉजी के चैप्टर। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। एक बार मिनट रुकना जरा सा आप। स्क्रीन में कुछ नजर आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, विद एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन इज अ मेजर नेसेसिटी। ठीक है, biological principles as applied to animal husbandry and plant breeding have a major role in our efforts to increase the food production। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर आपको एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसमें जिसमें बायोलॉजिकल जो प्रिंसिपल्स हैं, या आप इस तरह से बोल सकते हो कि जो बायोलॉजिकल टेक्निक्स हैं वो थोड़ा यूज की गई हैं ताकि आप एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग से अपना जो फूड प्रोडक्शन है वो एनहांस कर सको। ठीक है, सेवरल न्यू टेक्निक्स लाइक एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर टेक्निक्स आर गोइंग टू प्ले अ पिवोटल रोल इन फॉर एनहांसिंग द फूड प्रोडक्शन। तो बेसिकली आपके पास में यहाँ पे कौन कौन सा जो पार्ट है जो पढ़ना है, एक ये एनिमल हस्बेंड्री है, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है और बहुत थोड़ा सा आपको टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो बेसिकली बायोलॉजिकल प्रोसेस का बायोलॉजिकल जो प्रिंसिपल्स हैं, दीज प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड इन एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री से स्टार्ट करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री इज द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक। तो एक तो डेफिनेशन ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जो एनिमल हस्बेंड्री क्या है, इट इज द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइव स्टॉक, और लाइव स्टॉक में आपके कैटल्स आते हैं। ठीक है, एज इट इज अ वाइटल स्किल फॉर फार्मर्स एंड इज एज मच साइंस एज इट इज आर्ट। ठीक है, बेसिकली ये स्किल है फार्मर्स के लिए। ठीक है, इसमें इसको आप ये भी बोल सकते हो कि साइंस भी है, आर्ट भी है। बहुत ज्यादा आप इसको साइंटिफिक नहीं बोल सकते हो। ठीक है, बट स्टिल आज की डेट पे बहुत ज्यादा साइंटिफिकली चूंकि एनिमल हस्बेंड्री की जा रही है, तो
You can say that it is science. Okay. Animal husbandry deals with the care and breeding of livestock like buffaloes, cows, pig, horses, cattle, sheep, camels, goats वगैरह, ठीक है, goats etc. that are useful to human. Extended it includes poultry farming. मतलब पहले तो ये सारी चीजें आती थी, फिर इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया. It includes poultry farming and fisheries. Fisheries include rearing, catching and selling. अब ये पॉइंट आप ध्यान में रखना कि जो फिशरीज है, फिशरीज के अंदर क्या आते हैं? rearing, catching and selling etc. of fishes, mollusks, क्रस्टेशियंस. ठीक है, तो फिशरीज के अंदर ये मत सोच लेना कि फिशरीज के अंदर सिर्फ जो है फिशेस का रियरिंग, कैचिंग वगैरह है. ठीक है, उसके अंदर आपको मोलस्क, क्रस्टेशियन भी जो है आ जाएंगे. क्रस्टेशियन में जैसे प्रॉन्स है, क्रैब है, जो है क्या कहते हैं, मोलस्क में सेलफिश है. ठीक है. सिंस टाइम immemorial, animals like bees, silkworm, prawns, crabs, fishes, birds, pigs, cattle, sheep, and camels have been used by humans for products like milk, eggs, meat, wool, silk, honey, etc. ठीक है, तो आपको एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जितने भी एनिमल्स ह्यूमन के लिए यूजफुल हैं, आप सिंपली यही बोल सकते हो कि जितने भी एनिमल्स, उनके एनिमल्स एंड एनिमल्स के जो प्रोडक्ट हैं वो बेसिकली यूजफुल, तो उनको सब एनिमल हस्बेंड्री के अंदर रखा गया. उसके आगे पैराग्राफ देखो. इट इज एस्टिमेटेड दैट मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इज इन इंडिया एंड चाइना. ठीक है, मतलब कि जो 70% ऑफ द वर्ल्ड लाइव स्टॉक है, ये बफेलोज वगैरह, ठीक है, ये कहाँ पे है? इंडिया और चाइना में. ठीक है, बट जो इनका प्रोडक्शन है बेसिकली वो बहुत कम है. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. मतलब इनसे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है वो बहुत कम है. Surprising to note that the contribution to the world farm produce is only 25%. 70% लाइव स्टॉक है और जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ कितना है? प्रोड्यूस है जो कितना है? 25%. ठीक है, दैट इज द प्रोडक्टिविटी पर यूनिट इज वेरी लो. Hence, in addition to conventional practices of animal breeding and care, new technology also have to be applied to achieve improvement in quality and productivity. ठीक है, अब ये बेसिकली जो न्यू टेक्निक्स है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं. तो उसके लिए पहले मैनेजमेंट वाला पार्ट देखेंगे कि हाउ टू मैनेज एनिमल हस्बेंड्री. ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ फॉर्म्स एंड फॉर्म एनिमल्स. A professional approach to what has been traditionally practices of farm animals give the much needed boost to our food production. Let's discuss some of the management procedure employed in various animal farm system. ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं लाइन करवा दूंगा. आप यहाँ पे देखते हैं डेयरी फार्म मैनेजमेंट. ठीक है, डेयरिंग इज द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. इसको अंडरलाइन कर, इसको अंडरलाइन कर कि जो डेयरिंग है वो क्या है? इट इज द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. कैन यू लिस्ट द एनिमल्स दैट यू वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड इन अ डेयरी? एक डेयरी में जो एनिमल्स पाए जाते हैं, अब वो आप लिस्ट कर लेना, लाइक बफेलो, काउस, इवन गोट्स वगैरह, कैमल्स वगैरह, सीप्स वगैरह. ठीक है, बट बेसिकली कैमल जो फूड प्रोडक्ट मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो बेसिकली हैं मेन, वो बफेलोज एंड काउस हैं. ठीक है, इन डेयरी फार्म मैनेजमेंट वी डील विद द प्रोसेसेस एंड सिस्टम दैट इंक्रीज यील्ड एंड इंप्रूव क्वालिटी ऑफ मिल्क. ठीक है, ऐसी प्रोसेसेस एंड सिस्टम यूज करते हैं जो मिल्क की यील्ड और क्वालिटी दोनों को इम्प्रूव करे. मिल्क यील्ड इज प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ ब्रीड्स इन द फार्म. अब ये भी आप जो है हमें वो कर लेना अंडरलाइन कि जो मिल्क की यील्ड है, यील्ड की बात कर रहा हूँ, वो प्राइमरली किस पे डिपेंड करता है कि जो ब्रीड आप रखे हुए हो, जो ब्रीड आपने रखी हुई है उसकी क्वालिटी क्या है. ठीक है, इधर की तरफ देखो, मैंने कुछ रेड से लिखा हुआ है. मिल्क इट प्राइमरली डिपेंड्स ऑन ब्रीड ऑफ कैटल इन फॉर्म. ठीक है, तो कैटल की ब्रीड पे वो डिपेंड करेगा. तो इसको आप ध्यान में रखना, इसको आप ध्यान में रखना.
Selection of good breeds have high yielding potential combined with resistant to disease is very important. ठीक है, for the yield potential to be realized, the cattle have to be well looked after, they have to be housed well, should have adequate water and maintain disease free. The feeding of cattle should be carried out in a scientific manner with a special emphasis on the quality and quantity of fodder. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कैटल्स को आप जो ब्रीड, एक तो पहले सिलेक्शन ऑफ ब्रीड हो गया, ठीक है, गुड ब्रीड, इसके बाद फिर जो रेजिस्टेंस टू डिजीज जो है, मतलब जो कैटल है वो जो है रेजिस्टेंट होना चाहिए डिजीज के अगेंस्ट में, ठीक है। फॉर द yield potential to be realized, the cattle have to be well looked after, मतलब उसको प्रॉपर देखभाल करोगे तभी आपको yield मिलेगी प्रॉपर। अब उसकी देखभाल नहीं करोगे तो yield भी वैसे ही मिलेगी जैसे आप उसकी देखभाल कर रहे हैं, ठीक है। द फीडिंग ऑफ कैटल शुड बी कैरीड आउट इन अ साइंटिफिक मैनर, जो खाना है उनका वो भी थोड़ा सा साइंटिफिक मैनर, जैसे देखते नहीं होंगे कुछ लोग अपना डाइटिशियन के पास जाते हैं कि इतने समय क्या खाना चाहिए, इतने समय क्या खाना चाहिए, तो इसी तरह से जो कैटल्स हैं उनका भी डाइट फिक्स होना चाहिए कि किस समय क्या देना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो यील्ड है बेसिकली मिल्क का वो बढ़ेगा, ठीक है। द फीडिंग ऑफ कैटल शुड बी कैरीड आउट इन साइंटिफिक मैनर विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फॉडर। Besides, stringent cleanliness and hygiene, both of cattle and handlers, are paramount importance while milking, storage and transport of milk and meat products. ठीक है, मतलब कि जहाँ पे आप रख रहे हो अपने कैटल्स को, उस प्लेस में पूरा क्लीनलीनेस मेंटेन होना चाहिए, हाइजेनिक कंडीशन मेंटेन होनी चाहिए, और इसके अलावा जो स्टोरेज ऑफ मिल्क है या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क है वो भी जो है क्या कहते हैं प्रॉपर होना चाहिए। Nowadays, of course, much of these processes have been mechanized, which reduce chances of direct contact of the produce with the handler. Ensuring these stringent measures would of course require regular inspection with proper record keeping. It would also help to identify and rectify the problems as early as possible. ठीक है, रेगुलर विजिट्स बाय अ वेटरनरी डॉक्टर कुड बी मैंडेटरी। जो वेटरनरी डॉक्टर है वो भी बेसिकली जो है क्या कहते हैं आपके कैटल्स, आपके फार्म हाउस पे रेगुलर उसका विजिट होना चाहिए ताकि कोई डिजीज टाइप की कंडीशन कैटल्स को ना हो, ठीक है। तो ये तो हो गया है आपका डेयरी फार्मिंग। दूसरा है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। आपको अभी भी मैंने बताया कि पोल्ट्री में किसको रखे जाते हैं, स्पेशली पहले पोल्ट्री में सिर्फ हेन रखी जाती थी, बट आज की डेट पे जो भी बर्ड्स जिनको भी बेसिकली जिनके भी प्रोडक्ट्स यूज होते हैं उनको सब पोल्ट्री के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पोल्ट्री इज द क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड फाउल यूज्ड फॉर फूड और फॉर देयर एग्स। दे टिपिकली इंक्लूड्स चिकन्स एंड डक्स। फॉल्स में कौन कौन से हैं, चिकन्स एंड डक्स, एंड समटाइम्स टर्की एंड गीज। अब ये पूछा जा चुका है, टर्की एंड गीज, तो इसको आप याद रखना, ठीक है। द वर्ड पोल्ट्री इज ऑफन यूज्ड टू रिफर टू मीट of only those birds, but in only these birds, but in more general sense it may refer to the meat of other birds too. इनके अलावा भी अदर बर्ड्स जिसको आप मीट की तरह यूज करते हो वो भी इसके अंदर आ जाएंगी, किसके अंदर, पोल्ट्री फार्म के अंदर, ठीक है। एज इन डेयरी फार्मिंग, सिलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री एंड suitable breeds, proper and safe farm condition, proper feed and water, hygienic and health care are important component of the poultry farm management. जिस तरह से आपने डेयरी फार्मिंग में देखे कुछ जो कंडीशंस, बेसिकली जो रिक्वायर्ड कंडीशन है कैटल्स को रखने के लिए, कि सिलेक्शन ऑफ पहले ब्रीड को देखो, रेजिस्टेंट देखो, डिजीज रेजिस्टेंट है कि नहीं है, और वो जहाँ पे रहते हैं वहाँ क्लीनलीनेस हाइजेनिक कंडीशन मेंटेन है कि नहीं, वहाँ पे रेगुलर डॉक्टर की विजिट होती है कि नहीं होती है, उनका प्रॉपर फीडिंग एंड वाटर मतलब फीडिंग एंड ड्रिंकिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस है, बेसिकली ये सारी कंडीशंस है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। सुन रहे हो मेरी बातें आप? यस सर। ये वाला पार्ट देखो, यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट करके लिखा हुआ है,
ये देखो, यू मे हैव सीन टीवी न्यूज और रीडिंग न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स अबाउट द बर्ड फ्लू वायरस। तो पोल्ट्री में बर्ड फ्लू वायरस का असर देखोगे आप। अभी इस समय देखा होगा कि आज आज ही ये कल की न्यूज है कि चाइना में एक जो है बर्ड फ्लू वायरस जो है ने ह्यूमन को इन्फेक्ट किया है। सुना है न्यूज? फिर से चाइना। हम्म। फिर से चाइना आ गया। हाँ, फिर से चाइना आ गया। तो ह्यूमन को इन्फेक्ट किया उसने। तो वो तो खैर इन्होंने मतलब फर्स्ट केस डिटेक्ट किया है अभी कि ऐसा बर्ड फ्लू जो बेसिकली ह्यूमन को इन्फेक्ट कर, वो उसको देख रहे हैं। सारी चीजें वहीं से राइज होती हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि बर्ड फ्लू वायरस विच क्रिएटेड अ स्केयर इन द कंट्री एंड ड्रास्टिकली अफेक्टेड एग एंड चिकन कंजम्पशन। अब यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड आउट मोर अबाउट इट एंड डिस्कस वेदर द पैनिक रिएक्शन वाज जस्टिफाइड। हाउ कैन वी प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ फ्लू इन केस सम चिकन्स आर इन्फेक्टेड। बताओ, तुम आंसर करो। अंदाजा है क्या करते हैं अगर बर्ड्स में बर्ड फ्लू होने लगा तो? नहीं सर। दे जस्ट स्टार्ट किलिंग देम। किलिंग, या जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था कि बीच में कोरोना के टाइम पे ही बर्ड फ्लू देखे गए, तो बहुत सारे जिनको जहां जहां पे भी डिटेक्ट हुआ था वहां पे बहुत सारे चिकन्स को किल करके गड्ढे में डालते जा रहे थे। मतलब उसको पैक कर दिया, पूरी तरह से दफना दिया, कहने का मतलब। तो ये तो हो गया आपका पोल्ट्री फार्मिंग। अब थोड़ा सा एनिमल ब्रीडिंग देखते हैं। अगर जो है क्या कहते हैं हाइब्रिड वगैरह तैयार करना है तो उसके लिए है ये। तो ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, ये एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट है बेसिकली, ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स। एनिमल ब्रीडिंग एम्स एट इंक्रीज द यील्ड ऑफ एनिमल्स एंड इम्प्रूव द डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ द प्रोड्यूस। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स वुड बी ब्रीड एनिमल्स, व्हाट वुड द सिलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स डिफर विद द चॉइस ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि हम वही कैरेक्टर सेलेक्ट करेंगे जो बेसिकली बेनिफिशियल हैं। ठीक है, बेनिफिशियल हैं। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म ब्रीड। तो ब्रीड को डिफाइन किया इसने, अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड बाय डिसेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर्स लाइक जनरल अपीयरेंस, फीचर्स, साइज, कॉन्फ़िगरेशन एटसेट्रा आर सेड टू बिलोंग टू अ ब्रीड। मतलब ये जो है ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं, ठीक है, जो बेसिकली किसी कॉमन पेरेंट से, कॉमन एंसेस्टर से ओरिजिनेट हुए हैं। ठीक है, और वो सिमिलर है मोस्ट कैरेक्टर्स में, उनका जनरल अपीयरेंस सेम है, फीचर, साइज, कॉन्फ़िगरेशन सारे सेम। ठीक है, आर सेड टू बिलोंग टू अ ब्रीड। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ सम ऑफ कॉमन ब्रीड्स ऑफ कैटल्स एंड पोल्ट्री इन द फॉर्म्स ऑफ योर एरिया। अब इतना तो मुझे नहीं बताने की जरूरत है कि आपको जो है पोल्ट्री में पाए जाने वाले जो बर्ड्स हैं, जैसे आपकी hen है, डक है, ठीक है, अभी टर्की है, इस तरह के बहुत सारे हैं। ठीक है, व्हेन ब्रीडिंग इन बिटवीन एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड इट इज कॉल्ड इनब्रीडिंग। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि इनब्रीडिंग क्या है, आउट ब्रीडिंग क्या है। ठीक है, तो अगर ब्रीडिंग बेसिकली सेम स्पीसीज वाला एनिमल के साथ हो रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इनब्रीडिंग। और अगर जो डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में ब्रीडिंग हो रही है, ठीक है, सेम ब्रीड्स के बीच में है तो इनब्रीडिंग, और डिफरेंट ब्रीडिंग सेम स्पीसीज के बीच में है तो उसको बोलते हैं आउट ब्रीडिंग। एक और चीज इंपॉर्टेंट आप ध्यान में रखना इसमें कि इन ब्रीडिंग अगर आप कंटिन्यूअसली कराते हो तो जो क्वालिटी है वो धीरे 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 करके डिटेरिएट होती है, तो उसको बोलते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, मतलब जो अगर आप कंटिन्यूअसली इन ब्रीडिंग करते जाओ, सेम स्पीसीज के बीच में ब्रीडिंग करवाते जाओ, तो जो प्रोडक्ट होगा, जो ऑफ स्प्रिंग्स होगी उसमें क्वालिटी में, जैसे जैसे मैं बोल दूं कि दो मतलब सेम ब्रीड के बीच में आप बफेलो जो है, बफेलो में दो सेम ब्रीड के बीच में आप क्या करवा रहे हो, ब्रीडिंग करवा रहे हो, तो बेसिकली वो जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट कहने का मतलब कि जो उनसे उनके जो बच्चे आएंगे उनमें हो सकता है मिल्क की क्वालिटी कम हो या मिल्क की यील्ड कम हो। इस तरह से आपको जो है क्या कहते हैं
दिखेंगे तो वो बेसिकली ड्यू टू डिसएडवांटेजेस एलील की वजह से होता है, ठीक है। और इसको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है, कि जो प्रोजेनी प्रोड्यूस हो रही है वो बेसिकली उसकी क्वालिटी घट गई है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इनब्रीडिंग रिफर्स टू द मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स विद इन द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान दो, ठीक है। कितनी जनरेशन के लिए? 4 to 6 जनरेशन के लिए। द ब्रीडिंग स्ट्रेटेजीज एज फॉलोज एज सुपीरियर मेल्स एंड सुपीरियर फीमेल्स। मतलब आप क्या करोगे, सुपीरियर मेल लोगे, सुपीरियर फीमेल लोगे ऑफ द सेम ब्रीड्स आर आइडेंटिफाइड एंड मेटेड इन पेयर्स। इनको पेयरिंग मेटिंग करवाओगे। The progeny obtained for such matings are evaluated and superior males and females among them are identified for further mating। मतलब इन ब्रीडिंग में भी किस तरह का प्रोसीजर है वो आपके सामने है कि 4 to 6 जनरेशन तक बेसिकली ब्रीडिंग चलेगी, ठीक है। आप सुपीरियर मेल एंड फीमेल वैरायटी आप सिलेक्ट करोगे, इनके बीच में मेटिंग करवाओगे, ठीक है। और वो भी बेसिकली जो है क्या कहते हैं, a superior male in the case of cattle is the cows or buffalo that produces। सुपीरियर मेल किसको बोलोगे? सुपीरियर फीमेल बेसिकली जो बहुत ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन कर रही है। और सुपीरियर मेल जो है वो होगा, वो जैसे बुल की बात करें, ठीक है, व्हिच गिव राइज टू सुपीरियर प्रोजेनी। मतलब कि मेटिंग करवाने के बाद सुपीरियर मेल वो होगा जो मेटिंग करवाने के बाद बड़ी अच्छी अच्छी प्रोजेनी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू दोज ऑफ अदर मेल्स, ठीक है। ट्राई टू रिकलेक्ट द होमोजाइगस प्योर लाइन्स डेवलप्ड बाय मेंडल एज डिस्कस इन चैप्टर 5, ठीक है। मतलब कहने का इसका ये है कि आप जाके एक बार अपना जो मेंडलियन जेनेटिक्स है उसको वो करो, रिवाइज करो, ताकि आप इसके आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है अबाउट दीज टॉपिक्स वो एनहांस हो, ठीक है। सिमिलर स्ट्रेटजीज आर यूज्ड फॉर द डेवलपिंग प्योर लाइन्स। द कैटल वाज यूज्ड इन केस ऑफ पीस, ठीक है। जो ये इन ब्रीडिंग है, ये जो आउट ब्रीडिंग है, ये बेसिकली मेंडलियन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। जैसे मेंडल ने 2 पी प्लांट सिलेक्ट किए थे, तो वैसे ही यहाँ पे मेल एंड फीमेल आप सिलेक्ट करते हो, फिर उनके बीच में चाहे इन ब्रीडिंग कराओ, और वो डिपेंड करता है कि अगर सेम स्पीसीज है तो इन ब्रीडिंग होगा, और अगर डिफरेंट स्पीसीज है तो वो आउट ब्रीडिंग होगा, ठीक है, आउट ब्रीडिंग होगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखो कि सिमिलर स्ट्रेटजी यूज्ड फॉर द डेवलपिंग प्योर लाइन्स इन कैटल एज was used in case of P। Inbreeding increases homozygosity। अब ये देखो मेन पार्ट आ गया कि इनब्रीडिंग क्या इंक्रीज करती है। अब ये क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन कि होमोजाइगोसिटी इंक्रीज करती है। दस इनब्रीडिंग इज नेसेसरी इफ यू वांट टू इवॉल्व अ प्योर लाइन इन एनी एनिमल्स, ठीक है। तो इनब्रीडिंग क्यों जरूरी है? अगर आप प्योर लाइन जो है बेसिकली शो करना चाहते हो या प्योर लाइन बेसिकली डेवलप करना चाहते हो, तो उसका एक ही तरीका है। क्या करोगे आप? हेलो, जी सर। अरे प्योर लाइन डेवलप करने के लिए आप इनब्रीडिंग करवाओगे। ध्यान में रखना बच्चा, यही क्वेश्चन सब आते हैं बेसिक बेसिक, ठीक है। द इनब्रीडिंग इज नेसेसरी इफ यू वांट टू इवॉल्व अ प्योर लाइन इन एनी एनिमल। ये देखो लिखा हुआ है, इनब्रीडिंग एक्सपोजेस हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन। इनब्रीडिंग से एक और चीज होता है कि ये एक्सपोज करता है रिसेसिव जीन्स को, ठीक है। और उसको अगर आपको जो है उसको क्या करना है, उसको हटाना है, उसको अवॉइड करना है, तो आप बेसिकली सिलेक्शन के दौरान इनको क्या कर दोगे? एलिमिनेट कर दोगे। इट आल्सो हेल्प इन एक्युमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स। इससे एक और चीज की हेल्प मिलती है, सुपीरियर जीन्स बेसिकली एक्युमुलेट होती है, एंड एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन्स। देयरफॉर this approach where there is selection at each step increase the productivity of inbred population, ठीक है। क्या कह रहा है कि therefore the approach where there is selection at each step increase the, मतलब अगर आप पर्टिकुलर सिलेक्शन, मतलब हर स्टेप पे आप सिलेक्शन करते हो, अब जाहिर सी बात आप सिलेक्ट कर रहे हो तो गुड क्वालिटी को सिलेक्ट करोगे आप, तो उससे क्या है कि उससे प्रोडक्टिविटी एंड इनब्रेड पॉपुलेशन इंक्रीज करती है। However, continued inbreeding, especially close inbreeding, usually reduce the fertility and even productivity. This is called inbreeding depression। मैंने बताया था ना कि what is inbreeding depression। अगर क्वालिटी मतलब इन ब्रीडिंग करने से धीरे धीरे करके बेसिकली क्वालिटी डिटेरिएट करती है, खराब होती है, तो उसी कैरेक्टरिस्टिक को बोलते हैं इट इज इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, ओके। whenever this becomes a problem, selected animals
of the breeding population should be mated with the hybrid one, good quality hybrid one। ठीक है, तो एक और स्क्रीन ये देखो लिखा है कि अगर आप उसको हटाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, किसके बीच में मेटिंग कराओगे, जो प्योर फीमेल है, ठीक है, उसको अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल्स के साथ में कराओ, तो वो जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन है, जो होमोजाइगोसिटी है, दैट विल बी रिमूव्ड। दिस यूजुअली हेल्प्स रिस्टोर फर्टिलिटी एंड यील्ड। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाए, होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हो जाए, उससे यील्ड बेसिकली चली जाए, तो क्या होगा, जो जो ब्रीडिंग होगी वो बेसिकली अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल्स के साथ अगर ब्रीड करा देते हो तो वो बेसिकली रिस्टोर कर देगा फर्टिलिटी एंड यील्ड। बात समझ में आ गई? यस सर। तो इसमें बहुत ज्यादा अभी तक कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना, कुछ कुछ चीजें याद करनी है, जो जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ कि इनको वो कर लो। जैसे इन ब्रीडिंग में इनब्रीडिंग डिप्रेशन मैंने बताया, इनब्रीडिंग है क्या वो बताया, ठीक है, और अनब्रीडिंग अगर डिप्रेशन हो जाए तो उसको कैसे इम्प्रूव करोगे वो भी बता दिया मैंने। आउट ब्रीडिंग क्या है कि अगर डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के बीच में अगर आप क्रॉस करवा रहे हो तो उसको आउट ब्रीडिंग बोलोगे। लिखा हुआ आउट ब्रीडिंग इज द ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स व्हिच मे बी बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम ब्रीड बट हैविंग common ancestors, ठीक है, for 4 to 6 generation or between different breeds or different species। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखना कि आउटब्रीडिंग क्या है, कि अगर डिफरेंट स्पीसीज के बीच में इंटर स्पेसिफिक क्रॉस ब्रीडिंग करवा रहे हो तो इंटर स्पेसिफिक क्रॉस ब्रीडिंग का जो प्रोडक्ट है उसी को आउटब्रीडिंग बोल रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से आउट क्रॉसिंग, तो ये एक सोचने वाली बात है कि आउटब्रीडिंग क्या है, आउट क्रॉसिंग क्या है। तो आउट क्रॉसिंग में लिखा है दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ मेटिंग ऑफ एनिमल्स विद इन द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर। सेम ब्रीड के बीच में करवा रहे हो पर उनके जो कॉमन एंसेस्टर्स है वो सेम ना हो। ठीक है, समझ में आ रही है कि आउट क्रॉसिंग क्या है? अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको इंपॉर्टेंट में कर सकते हो, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज आउट क्रॉस। यहाँ पे क्या किया गया है, दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ मेटिंग ऑफ एनिमल्स विद इन द सेम ब्रीड, सेम ब्रीड के बीच में जो है मेटिंग करवाई जा रही है बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर। बट कंडीशन क्या है कि कोई कॉमन एंसेस्टर्स नहीं होगा ऑन ईदर साइड ऑफ देयर पेडिग्री अप टू 4 to 6 जनरेशन। कितनी जनरेशन तक? 4 to 6 जनरेशन तक। द ऑफस्प्रिंग ऑफ सच अ मीटिंग इज नोन एज आउटक्रॉस। इसकी मीटिंग से जो है क्या कहते हैं, द ऑफस्प्रिंग जो है of such meeting is known as outcross. It is the best breeding method of our animals that are below average in productivity in milk production। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप बेस्ट ब्रीडिंग मेथड बताओ, ठीक है, जो बेसिकली बिलो एवरेज इन प्रोडक्टिविटी एंड मिल्क प्रोडक्शन में है, तो आप क्या बोलोगे कि दिस इज द आउटक्रॉस। ध्यान में रखना, ये मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कभी भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, growth rate in beef, cattle, etc. A single outcross often helps to overcome inbreeding depression। ठीक है, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को अगर ओवरकम करना हो तो एक आउटक्रॉस करवा दो, सिंगल आउटक्रॉस। ठीक है, वो क्या कर देगा, उसको बेसिकली मैनेज कर देगा, ओवरकम कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आउट क्रॉसिंग। अब आते हैं क्रॉस ब्रीडिंग पे। ठीक है, समझ में कुछ आ रहा है क्या? यस सर। मुझे लग रहा है सिर्फ एक ही दो बच्चा है। अच्छा, लपानी एंड अनन्या। ओके, आपने पढ़ा था कि नहीं अभी तक इसको? नहीं सर। अभी तक नहीं पढ़े? हाँ, नहीं सर। चलो, क्रॉस ब्रीडिंग क्या है? इन दिस मेथड सुपीरियर मेल्स ऑफ वन ब्रीड आर मेटेड विद सुपीरियर फीमेल्स ऑफ अनदर।
जाहिर सी बात है ब्रीड का डिफरेंस है। क्रॉस ब्रीडिंग में जाहिर सी बात है ब्रीड का डिफरेंस है, एक सुपीरियर मिला एक ब्रीड की है, दूसरी ब्रीड की सुपीरियर फीमेल है, उनके बीच में क्रॉस मैटिंग करवा रहे हो, ठीक है, दैट विल बी क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग अलाउज द डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ टू डिफरेंट ब्रीड्स टू बी कंबाइंड। इसका एम क्या है, ये क्या अलाउ करता है, जो डिजायरेबल क्वालिटी है दोनों डिफरेंट वैरायटीज में, उनको आप कंबाइन कर देते हो, ठीक है। द प्रोजेनी हाइब्रिड एनिमल्स मे देमसेल्व्स बी यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, ठीक है, इनकी जो प्रोजनी है, इनकी जो संतानें हैं, उनको आप कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। Alternatively, they may be subjected to some of the new stable breed. स्टेबल ब्रीड अगर आते हो तो आपको ये जैसे क्रॉस ब्रीड किए हो, तो क्रॉस ब्रीड की प्रोजनी आई है, अब उसको फिर से करोगे आप, पेरेंट है होमोजाइगस पेरेंट के साथ में क्रॉस करवा दो, और क्रॉस कंटिन्यूअसली करवाते रहो, कंटिन्यूअसली करवाते रहो, कंटिन्यूअसली करवाते रहो, तो आपको एक स्टेबल ब्रीड मिल जाएगी विद डिजायरेबल क्वालिटी, ठीक है। तो वही लिखा हुआ, दे मे बी सब्जेक्टेड टू सम फॉर्म ऑफ इनब्रीडिंग एंड सिलेक्शंस टू डेवलप न्यू स्टेबल ब्रीड्स दैट मे बी सुपीरियर टू द एग्जिस्टिंग ब्रीड्स। मतलब वो सुपीरियर मे बी है, जरूरी नहीं है हर हाल में कि सुपीरियर ही हो, दैट मे बी सुपीरियर टू एग्जिस्टिंग ब्रीड्स, ठीक है। न्यू एनिमल ब्रीड्स आर डेवलप्ड बाय दिस अप्रोच। इस अप्रोच से कई सारी न्यू ब्रीड्स डेवलप की गई हैं, जैसे एग्जांपल दिया, अब ये एग्जांपल याद रखना। हिसारडेल इज अ न्यू ब्रीड ऑफ शीप डेवलप्ड इन पंजाब बाय क्रॉसिंग बीकानेर शीप्स एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना के लिखो कि बेसिकली जो हिसारडेल है, एक तो ये न्यू ब्रीड शीप की पंजाब में डेवलप हुई है बाय क्रॉसिंग बीकानेरी ईव्स एंड मरीनो। तो ये हो सकता है कि हिसारडेल बेसिकली किसका प्रोडक्ट है, तो बीकानेरी ईव्स एंड मरीनो रैम्स। अब आते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन पे। In this method, male and female animals, two different related species are mated, ठीक है। जो दो डिफरेंट स्पीसीज हैं, जैसे आप देखते होंगे हॉर्स एंड डंकी, ठीक है, इस तरह का इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। अब टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज आर मेटेड, इन सम केसेस द प्रोजेनी may combine desirable feature of both the parents and may be of considerable economic value, that is the mule, ठीक है। कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, इससे क्वेश्चन बच्चे पूछा गया है, कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट से, वो भी मल्टीपल एवोल्यूशन एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, MOET। एक बार इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, एक बार इसमें से कुछ अंदर से चीजें पूछी गई, तो आप इसको जो है ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो। जैसे control breeding experiments are carried out using artificial insemination। किससे क्या यूज करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो ह्यूमन हेल्थ रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर था वहां पे बता दिया, ठीक है। The semen is collected from the male that is chosen as parent and injected into the reproductive tract of the selected female by breeders. This is the artificial insemination defined किया हुआ है। The semen may be used immediately or can be frozen and used at a later date, ठीक है। It can also be transported in a frozen form, to where the female is housed. In this way, the desirable matings are carried. Artificial insemination helps us to overcome some problems of normal mating, ठीक है। जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है वो किसमें हेल्प करता है, जो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं नॉर्मल मेटिंग के साथ में, ठीक है। Often the success rate for crossing mature male and female animals is very low। मतलब जो सक्सेस रेट है क्रॉसिंग का मेच्योर मेल एंड फीमेल में बहुत लो है। इवन दो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज कैरीड आउट, उसके बाद भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाया जाता है टू इम्प्रूव चांसेज ऑफ सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड। जो अगर आप चाहते हो कि आप जो है चांसेस जो है सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड्स के चांसेस इंक्रीज कर दिया जाए, तो मल्टीपल ओवल्यूशन एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी उसके लिए यूज की जाती है, ठीक है। ध्यान में रखना, टू इम्प्रूव चांसेस ऑफ सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड, ठीक है। ये MOET यूज करते हैं। MOET इज वन सच प्रोग्राम फॉर
हर्ड इम्प्रूवमेंट। हर्ड में यही आपके बफेलोज काउज जो ग्रुप्स में होंगी उनको बोलते हैं हर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल एवोल्यूशन इन बायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, एक बार इसका फुल फॉर्म पूछा गया, कहाँ पे यूज होगा? हर्ड इम्प्रूवमेंट। इन दिस मेथड अ काउ इज एडमिनिस्टर्ड हार्मोन्स, ठीक है, विद एफएसएस लाइक एक्टिविटी। ये जो मल्टीपल एवोल्यूशन इन बायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है उसमें जो एनिमल यूज किया जा रहा है बेसिकली काउ, मेल फीमेल काउ, उसके अंदर एडमिनिस्टर करवाया गया एफएसएस लाइक एक्टिविटी वाला हार्मोन। ठीक है, उससे क्या हुआ? इट इंड्यूस फॉलिकुलर मैचुरेशन एंड सुपीरियर एवोल्यूशन इंस्टीड ऑफ वन एग। ठीक है, इससे क्या होगा कि इससे फॉलिकुलर मैचुरेशन स्टार्ट हो जाएगा एंड सुपीरियर एवोल्यूशन इंस्टीड ऑफ वन एग। ठीक है, जो एवोल्यूशन है वो सुपीरियर होगा, विच दे नॉर्मली यील्ड पर साइकिल। ठीक है, और नंबर ऑफ ओव्यूल्स भी ओवम भी बेसिकली ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, नंबर ऑफ ओवम भी ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। तो नंबर ऑफ जो ओवम है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन कितने होंगे? तो 6 6 to to 8। 8। ठीक है, the animal is either mated with an elite bull or artificially inseminated. The fertilized egg at 8 to 30 cell stage are recovered non-surgically and transferred to surrogate mothers. ठीक है, आप समझ में आ रहा है आपको क्या करना? एक है मेल, सुपीरियर मेल है, और ये सुपीरियर फीमेल है। सुपीरियर फीमेल के अंदर एफएसएच लाइक एक्टिविटी वाले हार्मोन इंट्रोड्यूस करने हैं। उससे क्या आगे ये जो सुपर फीमेल है, ये जो सुपर फीमेल है ये प्रोड्यूस करेगी नंबर ऑफ ओम, एक ओम को छोड़ के कई सारे ओम प्रोड्यूस कर देगी, जैसे 6 to 8 ओम में बोल रहा हूं। ठीक है, ये जो बुल है बेसिकली ये प्रोड्यूस करेगा हेल्दी स्पर्म, ये हेल्दी स्पर्म प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब या तो इसको इंसेमिनेट करवा दो, या तो इसको इंसेमिनेट करवा दो, या जो है क्या कहते हैं आप इलाइट बुल यूज कर लो। ठीक है, वो भी कहाँ पे? वो भी कहाँ पे? आप एक ही इस तरह से यूज कर सकते हो कि जो स्पर्म है और जो ओवम है वो लेबोरेटरी कंडीशन में वहीं पे बाहर फ्यूज कर लो, और जो जाइगोट है बेसिकली जाइगोट को ट्रांसफर कर दो इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में वही लिख रहा है यहाँ पे, द एनिमल इज ईदर मेटेड विद एन इलाइट बुल आर inseminated. The fertilized egg at 8 to 32 cell stages are surgically and transferred to surrogate mother. ठीक है, तो बेसिकली सरोगेट मदर होगी, एक सरोगेट मदर होगी जिसको जो है क्या कहते हैं, जिसके अंदर 8 to 13 को ट्रांसफर कर दो। द जेनेटिक The genetic mother is available for another round of super evolution. ठीक है, चूंकि एक से ज्यादा ओव्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब ओम प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो बेसिकली जो मेथड है उसको बोलते हैं सुपर ओव्यूलेशन। ठीक है, सुपर ओव्यूलेशन कि एक बेसिकली फीमेल से मोर देन 6 या 6 to 8 बेसिकली एक्स या ओम प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, ओम प्रोड्यूस हुए हैं, तो ये लिखा है द फर्टिलाइज्ड एग एट to 30 cell stages are recovered and non-surgically transferred. ये भी याद रखना, non-surgically are transferred to surrogate mother. The genetic mother is available for another round of super evolution. This technology has been demonstrated for cattle, sheep, rabbits, buffaloes, mares, etc. High milk yielding breeds of female and high quality meat yielding bulls have been bred successfully to increase herd size in short time. ठीक है, तो इसको याद रखना कि जो हाई मिल्किंग ब्रीड्स हैं और हाई क्वालिटी बेसिकली मीट वाले जो एनिमल्स हैं
उनको सक्सेसफुली बेसिकली इस तरह से डेवलप किया गया हुआ है, सक्सेसफुली इस तरह जो है बी फिशरीज रह गया है कुछ कुछ, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे, ठीक है। ओके सर। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू। थैंक यू सर।